अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन इन्फो कॉर्नर। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक आपके सामने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अब आते हैं हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्यों बोला जाता है। हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का अगर सबसे पहले देखें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो खुद है वो एक कंपोनेंट है जो मिलकर बनाते हैं सेल को, और उसके हर कंपोनेंट को हम कहते हैं ऑर्गेनल कहते हैं। और हर ऑर्गेनल का, हर सेल के कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसा कि आपके सामने डेफिनेशन आ गई है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द कंपोनेंट दैट मेक्स अप द सेल एंड हाउ दे आर अरेंज्ड इनसाइड इट। ईच कंपोनेंट कॉल्ड एन ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन वाइटल फॉर द सेल। मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कंपोनेंट है जो मिलकर सेल को बनाता है, और वो किस तरीके से उसके अंदर अरेंज्ड होते हैं। जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड वे में, स्पेसिफिक वे में जो है अरेंज्ड होते हैं, क्योंकि उनका फंक्शन भी जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। इसीलिए वो जो सेल के वाइटल फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, और उन कंपोनेंट्स को कहा जाता है ऑर्गेनल्स। सेल कंपोनेंट्स को कहा जाता है ऑर्गेनल्स किसे, ये देखें अब आपके सामने आ गए एक एनाटॉमी ऑफ अ सेल। ऑर्गेनल किसे कहते हैं, ये सब जो आपके सामने नेम्स आ रहे हैं इन सब को ऑर्गेनल्स कहते हैं। इन सब की एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इनका एक स्पेसिफिक प्लेस होती है जहाँ ये रहकर अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, और हर एक का अलग अलग परफॉर्मेंस होती है, हर एक का अलग अलग काम होता है। अब हम आते हैं कि सेल क्या होता है। जैसे कि सबने सुना है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर सेल है तो ज़िंदगी है। जो इंसान की बॉडी है, एनिमल की बॉडी है, प्लांट्स हैं, ये सब हर एक जानदार चीज़ जो है वो सेल से मिलकर ही बनी है, और एक सेल से नहीं। इंसान जैसे कह दें या प्लांट्स कह दें, एनिमल्स कह दें, वो किसी एक सेल से मिलकर नहीं बना। इंसान की बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर फिर बनी है। और अगर हम सेल के साइज़ की बात करें तो वो हमें आम आंख से नज़र नहीं आएगा, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि एक सेल जो बन गया, क्या वो हमेशा के लिए रहता है या वो ख़त्म हो जाता है, वो मर जाता है, तो वो क्यों मर जाता है, और उसकी जगह क्या न्यू सेल्स आते हैं या नहीं। इसको भी हम मज़ीद आगे जो है वो आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ। और आपको ये भी साथ में बता दें कि जो सेल है वो मेडअप ऑफ होता है किसका, प्लाज्मा का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स। जो अभी लास्ट आपको पिक शेयर किया, वो ऑर्गेनल्स जो आपको दिखाए थे उन सब से मिलकर जो है वो सेल बनता है। अब बात करें अगर इसकी डिस्कवरी की, तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब एक चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है जिसके बगैर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, तो वो किसने डिस्कवर की, किस तरीके से डिस्कवर की और कब की। तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, जो एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, और उसने 1665 में इसकी डिस्कवरी की थी। ह्यूमन सेल की आपके सामने पिक्चर की जा रही है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ये देखिए कि ये सेल बना हुआ है, ये सेंट्रोस, गोल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, इन सब से मिलकर एक सेल बनता है, और ये सब इसके ऑर्गेनल्स हैं। इन सब का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इन कंपोनेंट्स को ऑर्गेनल्स कहते हैं, जैसा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था। यहाँ आकर आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सेल को डिवाइड करेंगे 2 ग्रुप्स में ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्चुअली हम इनको 5 ग्रुप्स में करते हैं, लेकिन मैंने 2 में इसलिए किया है, मैंने इनको मज़ीद समराइज़ कर दिया है। 5 में अगर हम करेंगे तो ऐसे होगा: प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स, एनिमल्स,
plants and fungi. लेकिन प्रोकैरियोटिक्स, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक्स का न्यूक्लियस जो है वो ट्रू नहीं होता, उनका न्यूक्लियस होता ही नहीं है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है। तो इसलिए मैंने एक कैटेगरी प्रोकैरियोटिक्स की बना दी और दूसरी यूकैरियोटिक्स की बना दी। प्रोकैरियोटिक्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक्स में फिर एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, अलगे, प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआंस, ये सब जो हैं ये आ जाते हैं यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स का मतलब ही ट्रू न्यूक्लियस है और इन सब में ये जो हैं ये सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। इन सब में मल्टी सेलुलर्स, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गए, हम सब क्या हो जाएंगे, हम सब मल्टी सेलुलर्स हैं। तो हम दो कैटेगरी में इस तरीके से डाल रहे हैं कि एक हो गया जिसका न्यूक्लियस ट्रू नहीं है, एक न्यूक्लियस ट्रू है। जो ट्रू वाले नहीं है वो है बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक्स, और दूसरा है ये यूकैरियोटिक्स। इस तरीके से हमने सेल डिवीजन की। अगर हम कैटेगरीज की बात करें कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कैटेगरीज हैं, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की 3 कैटेगरीज हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर एंड कॉलोनियल। यूनिसेल्युलर क्यों कहा? यूनी मीन्स सिंगल, सेल्युलर मीन्स सेल, मल्टी मीन्स मेनी, सेल्युलर मीन्स सेल। यूनी मतलब सिंगल सेल से बने वाला एक बैक्टीरिया, अमेबा, और उसके साथ अगर हम बात करें मल्टी सेल्युलर की तो उसमें आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। कॉलोनियल वो जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, लेकिन एक साथ एक कॉलोनी में, एक ग्रुप में रहें, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है ग्रीन एल्गे, जो एक कॉलोनी में एक साथ रहते हैं पर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। फिर हम बात करते हैं, जैसा कि हमने स्टार्ट में आपसे कहा था कि सेल है व लाइफ साइकिल, मतलब सेल बनते भी हैं, टूटते भी हैं और दोबारा भी बनते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। क्यों होते हैं? इसमें भी ह्यूमन बीइंग्स का ही फ़ायदा है। वो किस तरीके से? इस तरीके से कि ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है, सेल्स लिव एंड फंक्शन, कि सेल नीड टू रिप्रोड्यूस। सेल्स टूट कर दोबारा क्यों बनते हैं, क्यों बनना ज़रूरी है? टू रिप्लेस ओल्ड सेल्स, कि जो पुराने सेल्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए, उनकी जगह नए सेल बने। ये और जो इंजर्ड सेल हैं, ख़राब सेल हैं, जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाए, वो रिप्लेस हो जाए और उनकी जगह न्यू आए जो प्रॉपर वे में, बेटर वे में फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। In order for living thing to increase in size, in order for living thing to develop, मतलब कि फिर वो ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट में, साइज़ की इंक्रीजमेंट में, इनमें भी हेल्पफुल होते हैं। जो न्यू सेल्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग को डेवलपमेंट में भी, ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, इसलिए सेल्स डाई होते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं। और हर सेल्स की जो है वो लाइफ साइकिल डिफरेंट होती है। जैसा आपके सामने शो हो रहा है, रेड ब्लड सेल्स लिव अप्रॉक्सीमेटली 10 days, कि रेड ब्लड सेल्स जो खून के खुले होते हैं वो 10 दिन तक रह सकते हैं ज़िंदा। उसके अलावा अगर हम स्टोमक और चीक्स की बात करें तो वो लिव लेस देन अ डे, 1 दिन से भी कम की ज़िंदगी होती है। नर्व सेल और ब्रेन सेल की अगर बात की जाए तो वो सारी ज़िंदगी लाइव रहते हैं। अगर वो डैमेज हो जाएं तो मतलब ह्यूमन लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाती है। देयरफॉर सेल्स मस्ट बी एबल टू रिप्रोड्यूस, इसलिए कहा जाता है कि सेल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होने के काबिल हों। क्यों? क्योंकि अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं होंगे, तो जो पुराने खुलिए हैं उनकी जगह नए खुलिया ना आएंगे तो उसके भी नुकसानात हो जाएंगे। ह्यूमन बॉडी में डेवलपमेंट नहीं होगी, ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, उसके फंक्शंस प्रॉपर नहीं होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है इनका डाई होना और रिप्रोड्यूस होना। सेल ऑर्गेनाइजेशन की अब हम बात करते हैं कि सेल ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम कैसे मिलकर बनता है, तो वो आपके सामने है। सेल, सबसे पहले एक सेल होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, फैट सेल्स। सेल्स की बहुत टाइप्स होती हैं। ये सब
अलग अलग कैटेगरी के सेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या है, टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट आर सिमिलर इन शेप एंड फंक्शन। टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, टिश्यूज़ सेल्स से मिलकर बनते हैं। सेल्स का एक ग्रुप जो सिमिलर हो शेप में भी और फंक्शन में भी, वो मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ से बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन कैसे, टिश्यूज़ आर डेट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लार्जर स्ट्रक्चर दैट हैव वन फंक्शन। जैसे ऑर्गन के में अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो वो हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू योर बॉडी। हार्ट क्या है, हमारा ऑर्गन है। किडनी क्या है, हमारा ऑर्गन है। लीवर क्या है, हमारा ऑर्गन है। ठीक है ना। इस तरीके से हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं, आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, टंग हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, इन सब के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और ये सब मिलकर बनाता है एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग का ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम्स में फिर क्या आ जाते हैं, हार्ट आ गया, आर्टरीज आ गया, कैपिलरीज आ गया, वेन्स आ गया। ये सारी चीज़ें मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है, जिसको हम सिंपल वे में कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। अब आपको पिक्चर के ज़रिए समझाया जा रहा है कि देखें, एक सेल है, सेल से टिश्यूज़ बन रहे हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, और जब ऑर्गन सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाते हैं तमाम ऑर्गन सिस्टम, तो फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक ह्यूमन बीइंग बनता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही लेक्चर। होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई सजेशन देनी हो तो भी वो मोस्ट वेलकम। आप सजेशन देंगे तो उससे हम भी, हमारे लिए वो हेल्पफुल ऐसे होगी कि हम जो है वो मज़ीद इम्प्रूव कर सकेंगे। इसके अलावा सिर्फ ना कि आपको ये लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, आपको साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, MCQs भी दिए जाएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी होती रहे, आपका रिवीजन भी होता रहे। मज़ीद आपको अगर वीडियोस चाहिए हो इस टॉपिक से तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।